हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं गोल्डन सर आप सभी को अपना चैनल गोल्डन सर चैनल पर स्वागत करता हूं। आज जो हम क्वेश्चन पढ़ाने जा रहे हैं वो क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कल जो हम पढ़ाए थे आप लोग को अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो, उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है कि किसी भी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर हम यह क्वेश्चन दिमाग में रखते हैं तो अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति दोनों स्थिति को हम लोग प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो वेलकम, सभी को स्वागत करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए आते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ सब्सक्राइब लिखल होगा लाल में, उसे टच कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद। हम गोल्डन सर आप सभी का स्वागत अगेन करते हैं। ठीक है, अब जो है इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। और ये क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स में पूछता है, 5 मार्क्स में पूछता है। लॉन्ग क्वेश्चन है यह, और यह क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा भी है और एग्जाम में आता रहता है। ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अक्षीय स्थिति में होता क्या था, जैसे हम लोग विद्युत द्विध्रुव बनाते थे। जैसे देखिए ये हुआ विद्युत द्विध्रुव, ये आपको बन गया विद्युत द्विध्रुव, -Q +Q, ये A और ये B, ये हो गया विद्युत द्विध्रुव। और इसके मध्य में हम लोग ले लेते थे O कोई बिंदु। ठीक है, इसकी टोटल लंबाई हम लोग 12 लेते थे। ये टोटल लंबाई कितना होता था, 12 लेते थे। अब अगर हम इस डायरेक्शन में आगे बढ़ते थे तो वो कहलाता था अक्षीय स्थिति। अगर इसके लंबवत डायरेक्शन में आगे बढ़ते थे तो वो कहलाता था निरक्षीय स्थिति। तो ना हमको इस डायरेक्शन में जाना है और ना हमको इस डायरेक्शन में जाना है, इस बार जाना है कुछ कोण बना करके इस डायरेक्शन में। मतलब ना हमको इधर जाना है और ना हमको इधर जाना है, जाना क्या है तो इस डायरेक्शन में, इस दोनों के, जैसे ये देखिए ये आपको ये डायरेक्शन हुआ निरक्षीय स्थिति, ये डायरेक्शन हो गया अक्षीय स्थिति। तो हमको जाना है किधर, इस डायरेक्शन में। और मान लीजिए यहां पर कोई पॉइंट हम P ले लेते हैं, यहां पर कोई पॉइंट हम P ले लेते हैं और इस पॉइंट को इससे मिलाते हैं। यहां से यहां तक की दूरी जो है वो हम R मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, R मान लेते हैं। ठीक है, अब जो है कंडीशन यह है, ये कोण जो है मान लीजिए थीटा मान लेते हैं। ठीक है, कंडीशन यह है कि AB का जब है कंडीशन, AB जब हम ऐसे घुमा देते हैं, अक्षीय स्थिति कर देते हैं, AB को इसके अनुदिश कर देते हैं, P के अनुदिश कर देते हैं, तो वो B पॉइंट आ जाएगा आपको यहां पर और A पॉइंट आ जाएगा आपको यहां पर। A बन गया A1 और B बन गया B1 और ये डॉट डॉट लाइन हम खींच देते हैं। एक बार AB की स्थिति हम A1 B1 कर देते हैं और ये स्थिति कहलाएगा अक्षीय स्थिति। और इस स्थिति में जो उत्पन्न तीव्रता होगा वो हम मान लेते हैं इस इधर है, वो है आपको ER। क्या है, ER। ध्यान समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा आप लोग को अगर कठिन लगेगा तो बोलिएगा। ये AB है, AB को एक बार हम P के अनुदिश रखते हैं तो वो कहलाएगा अक्षीय स्थिति, ये हो गया ER। और एक बार, जैसे एक बार हम ऐसे घुमाए और एक बार हम ऐसे घुमाएंगे। जब एक बार हम ऐसे घुमाएंगे तो A आ जाएगा यहां पर, ये कहलाएगा A2 और B आ जाएगा यहां पर, इसी की सीधा में B आ जाएगा यहां पर, हो गया B2 और ये कहलाएगा आपको निरक्षीय स्थिति। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो गया, ये क्या कहलाएगा, देखिए इस टाइप का मिला करके बनाना है तो आपको फिगर में अच्छा मार्क्स मिलेगा। देखिए ये बन गया निरक्षीय स्थिति। कैसे निरक्षीय स्थिति बन गया, अगर हम इसको ट्रायंगल बनाते हैं तो देखिए ये ट्रायंगल बन जाता है। तो ये स्थिति आपको जब हम निरक्षीय स्थिति पढ़ा रहे थे, एक ट्रायंगल बनाए थे उस टाइप में और इस टाइप का फिगर बनाए थे। आप पहले वाला वीडियो देख लीजिए, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये वीडियो देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो कल हम जो वीडियो बनाए थे आप जाकर देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए, अच्छा लगेगा। ठीक है, तो जब AB की स्थिति A1 B1 होता है तो वो कहलाएगा अक्षीय स्थिति, वो हो गया ER। और जब AB की स्थिति A2 B2 होता है वो कहलाएगा
निरक्षीय स्थिति और इस डायरेक्शन में आपको तीव्रता उत्पन्न हुआ और इसे हम लोग कहते हैं ई थीटा। ये दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर है, ये दोनों एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है, और इस दोनों का परिणामी तीव्रता जो है वो इस डायरेक्शन में ई है। क्या है, ई है। ई आर और ई थीटा का परिणामी तीव्रता क्या है, ई है, और ये कोण जो है ये कोण अल्फा है। कितना है, अल्फा है। समझ में आया बात, अल्फा बीटा कुछ भी मान सकते हैं। तो समझिए ध्यान से, ए बी की स्थिति जब हम A1 B1 करते हैं तो वो कहलाएगा अक्षीय स्थिति, जब ए बी की स्थिति A2 B2 करते हैं तो वो कहलाएगा निरक्षीय स्थिति। मतलब ये हुआ कि किसी भी स्थिति का मतलब हुआ कि दोनों का मिक्स जो रिजल्ट आता है वो कहलाता है किसी भी स्थिति में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो ये रिमिक्स क्वेश्चन हो गया, अक्षीय स्थिति में उत्पन्न तीव्रता और निरक्षीय स्थिति में उत्पन्न तीव्रता का दोनों का मिक्सचर देखिए क्या उत्पन्न होता है तीव्रता, वो हम बता रहे हैं। ठीक है, ध्यान से आप लोग वीडियो को देखिएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अक्षीय स्थिति में होता है ई आर, निरक्षीय स्थिति में होता है ई थीटा, और इस दोनों का परिणामी तीव्रता जो है वो है ई, और इसका बीच का कोण कितना है तो वो है अल्फा। क्लियर, कोई परेशानी? अब देखिए, आप लोग को हम पहले पढ़ा चुके हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे हम P से सूचित करते हैं, और P का फॉर्मूला होता है Q गुना 12, और P का डायरेक्शन जो होता है वो होता है माइनस से प्लस की ओर, यानी माइनस Q आवेश से प्लस Q आवेश की ओर होता है। ये P जो है वो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसका डायरेक्शन जो होता है वो माइनस, सॉरी यार, तो P क्या चीज है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, और इसका डायरेक्शन जो होता है P जो है वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन होता है माइनस Q आवेश से प्लस Q आवेश की ओर, यानी इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन इधर होगा। P का जो है डायरेक्शन माइनस Q से प्लस Q, ये ओरिजिनल आपको AB जो है ये ओरिजिनल विद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, और इसी का जो है एक पोजीशन है A1 B1 और एक पोजीशन है A2 B2। तो जब A1 B1 हम AB को हम A1 B1 स्थिति में लाते हैं तो वो कहलाएगा अक्षीय स्थिति, और जब हम AB को A2 B2 स्थिति में लाते हैं तो वो कहलाएगा निरक्षीय स्थिति। तो अब देखिए, ये P का वियोजन दो भाग में होगा, एक जो होगा वो होगा क्षैतिज दिशा में और एक जो होगा वो होगा उदग्र दिशा में। तो देखिए ध्यान से, अगर हम इस चीज को यहां लंबवत कर दें, यहां पर लंब कर दें, तो कहानी ये होगा कि इसका जो है लंब ये हो गया, इसका लंब ये हो गया, और ये जो कोण जो बना हुआ है, सॉरी एक सेकेंड, ये ऐसा टाइप का है, ये लंब हो गया। तो ये P का जो वियोजन हुआ है, इसका जो वियोजन है दो भाग में हुआ है, एक जो है क्षैतिज हुआ है और दूसरा जो है वो उदग्र हुआ है। तो अगर हम इस डायरेक्शन में कहेंगे वियोजन क्या होगा, तो P का इस डायरेक्शन में वियोजन हो जाएगा, ये देखिए ये कोण है, ये क्या है, कोण है, ये आधार है, और ये क्या है, लंब है, और ये क्या है, कर्ण है। ठीक है, ये इससे हम इस पर लंब डाले हैं, तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, और ये कर्ण हो गया। तो P का वियोजन अगर आधार के डायरेक्शन में करेंगे तो वो हो जाता है P cos थीटा, और लंब के डायरेक्शन में वियोजन होता है P sin थीटा। दिमाग रखिएगा, इसका P का वियोजन जो हुआ, आधार ये है तो आधार के दिशा में होता है cos लगता है, और लंब के दिशा में वियोजन होता है तो साइन लगता है। तो अगर हम अब AB की स्थिति A1 B1 करके तोड़ें, AB की स्थिति A1 B1 करके तोड़े तो A1 B1 तो अक्षीय स्थिति है, और अक्षीय स्थिति में उत्पन्न तीव्रता होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 P बटे आर क्यूब। याद कीजिए, हम प्रूव किए 1/4 पाई एप्सिलॉन 2 P बटे आर क्यूब, लेकिन यहाँ P के जगह पर क्या बन जाएगा, तो P cos थीटा। क्यों हो जाएगा P cos थीटा? क्योंकि AB की स्थिति जब हम A1 B1 करते हैं तब वो कहलाएगा अक्षीय स्थिति, और अक्षीय स्थिति में P का जो वियोजन है वो हो जाता है P cos थीटा। P का वियोजन हो जाएगा P cos थीटा, तो इसीलिए यहां पर P नहीं दे करके हम देंगे P cos थीटा। उसी प्रकार से जब AB की स्थिति A2 B2 होता है तो वो कहलाता है निरक्षीय स्थिति, और निरक्षीय स्थिति में उत्पन्न तीव्रता होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाय आर क्यूब, 1/4 पाई एप्सिलॉन P बाय आर क्यूब। लेकिन निरक्षीय स्थिति में इसका वियोजन जो है, देखिए ये इसका पैरेलल है,
ये इसका पैरेलल था, तो ये पी साइन थीटा है, तो ये भी क्या होगा, पी साइन थीटा होगा। और इसका डायरेक्शन किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, वो होगा पी साइन थीटा। यानी P का वियोजन इस डायरेक्शन में हुआ है P cos थीटा और इस डायरेक्शन में हुआ है P sin थीटा। तो हम जो है निरक्षीय स्थिति जब हम पढ़ाए थे उसमें प्रूव किए थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r⁴। ये था निरक्षीय के लिए, अक्षीय के लिए था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/r⁴। तो यहाँ P में, ये निरक्षीय में आपको लग जाएगा P sin थीटा और अक्षीय में लग जाएगा P cos थीटा। समझ में आया बात? ध्यान समझिए, थोड़ा सा यहीं पर आप लोग को दिक्कत होता होगा। P का वियोजन दो भाग में हुआ है, एक हुआ है क्षैतिज में और एक हुआ उदग्र में। तो क्षैतिज में हुआ तो वो हो गया P cos थीटा और उदग्र में हुआ तो P sin थीटा। तो क्षैतिज के लिए अब जब भी तीव्रता निकालेंगे तो जहां P लिखते थे वहां हम लिखेंगे P cos थीटा, और उदग्र के लिए जब भी निकालेंगे यानी निरक्षीय स्थिति के लिए जब भी निकालेंगे तो वहां पर P की जगह लिखेंगे P sin थीटा। ठीक है, अक्षीय स्थिति के लिए जब भी निकालेंगे इस स्थिति में तो लिखेंगे P cos थीटा, क्योंकि P का वियोजन अक्षीय स्थिति में हुआ है P cos थीटा और निरक्षीय हुआ है P sin थीटा। समझ में आया कि नहीं आया? चित्र को ध्यान से समझ जाइए, उसके बाद जाकर हम आपको डील कर देते हैं। ठीक है, फिर ध्यान समझिए, ए बी क्या चीज है, विद्युत द्विध्रुव है। इसका द्विध्रुव आघूर्ण जो है माइनस से प्लस की ओर है। किसी बिंदु P, यहां से O से P की दूरी हम मान लेते R है, कितनी है, तो R है। O से P, यहां O मध्य में है, O से P बिंदु की दूरी कितनी है, R है। और P का वियोजन जो है इस डायरेक्शन में P cos थीटा हुआ और इस डायरेक्शन में P sin थीटा हुआ। ये डायरेक्शन कहलाता अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति के लिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा P cos थीटा और निरक्षीय के लिए हो जाएगा P sin थीटा। परिणामी तीव्रता क्या है, E, और विद्युत तीव्रता है कौन सी राशि, सदिश राशि, और सदिश राशि है तो परिणामी तीव्रता निकालने के लिए हम E बराबर क्या लिखेंगे, √अंडर ER का स्क्वायर प्लस E थीटा का स्क्वायर प्लस 2ER E थीटा कॉस, दोनों के बीच का कोण कितना है ER E थीटा का, तो 90। समझ में आया? कॉस 90 का मान क्या होता है, तो ये 0 होता है। तो E बराबर क्या हो गया, E बराबर हो गया √अंडर ER का स्क्वायर और प्लस में E थीटा का स्क्वायर। अब ER क्या चीज है, तो अक्षीय स्थिति में उत्पन्न तीव्रता। तो अक्षीय स्थिति में उत्पन्न तीव्रता क्या होता है, तो आप जानते हैं अक्षीय स्थिति में कल हम बताए थे उत्पन्न तीव्रता होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2P/r⁴ होता है। लेकिन जब वहां पर P था द्विध्रुव आघूर्ण तब ना 2P/r⁴ होता था, लेकिन यहां अक्षीय स्थिति में देखिए द्विध्रुव आघूर्ण होता है P cos थीटा, तो यहां P की जगह दे देंगे P cos थीटा। समझ में आया? जब ए बी की स्थिति A2 B2 होता है तो वो कहलाता निरक्षीय स्थिति और इस स्थिति में उत्पन्न तीव्रता होता है E थीटा और E थीटा का फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P/r⁴ होता था। लेकिन यहां पर निरक्षीय स्थिति में P की जगह क्या देंगे, P sin थीटा, तो P sin थीटा लगा देंगे। समझ में आया? जब ए बी की स्थिति A1 B1 होता है तो वो कहलाया अक्षीय स्थिति और अक्षीय स्थिति में P की जगह हम लिखेंगे P cos थीटा, क्योंकि P का वियोजन इस डायरेक्शन में P cos थीटा और उदग्र दिशा में यानी निरक्षीय स्थिति में P sin थीटा, इधर हुआ P sin थीटा, ये इसका पैरेलल है इसलिए ये हो गया। समझ में आया बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है तो लिख लीजिए, इसको चित्र बना लीजिए। ठीक है, और लिखना है तो लिखिए, माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है, माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके मध्य में O कोई बिंदु है, जिसके मध्य में O कोई बिंदु है, जिससे R दूरी पर P एक बिंदु है, जिससे R दूरी पर P एक बिंदु है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर? जब AB की स्थिति A1 B1 होता है इस डायरेक्शन में, जब AB की स्थिति लिखते जाइएगा, जब AB की स्थिति A1 B1 होता है तो उस स्थिति में उत्पन्न तीव्रता ER होता है, उस स्थिति में उत्पन्न तीव्रता ER होता है और उस स्थिति में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P cos थीटा होता है, उस स्थिति में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P cos थीटा होता है। तब ER बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
2p cos थीटा बटा आर क्यूब, क्योंकि अक्षीय स्थिति के लिए होता है क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2p बटा आर क्यूब, क्या आता है 2p बटा आर क्यूब। लेकिन p बन गया यहां पर क्या, तो p cos थीटा, इसलिए p की जगह हम क्या बिठा देंगे p cos थीटा। समझे, थोड़ा सा गिजमा मत कीजिए इसको। जब AB की स्थिति A2 B2 होता है यानी निरक्षीय स्थिति, उस स्थिति में उत्पन्न तीव्रता क्या है ई थीटा। देखिए निरक्षीय स्थिति होता है कि नहीं, अगर डायग्राम बनाएंगे तो ये निरक्षीय बन गया त्रिभुज। देखिए उस स्थिति में उत्पन्न तीव्रता क्या है ई थीटा है, और उस स्थिति में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है पी साइन थीटा है। तब ई थीटा बराबर क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी साइन थीटा बटा आर क्यूब। इसलिए ई आर और लिखो, इसलिए ई आर और ई थीटा, इसलिए ई आर और ई थीटा का परिणामी तीव्रता, ई आर और ई थीटा का परिणामी तीव्रता ई बराबर, ये फॉर्मूला है सदिश राशि का, ई बराबर रूट अंडर ई आर स्क्वायर प्लस ई थीटा स्क्वायर प्लस 2 ई आर ई थीटा कॉस, कितना है दोनों के बीच का कोण 90, कॉस 90। तो कॉस 90 का मान क्या था 0 थी, ये पूरा 0 हो गया। तो रिजल्ट सॉल्व करने पर आपको ये आया। अब ई आर ई थीटा का मान बैठा के हम इसको तोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसको हल करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा देख लीजिए। ई बराबर रूट अंडर ई आर का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा बटे आर क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p साइन थीटा बटे आर क्यूब का होल स्क्वायर। तो ये जो है कॉमन जब लेंगे बाहर जो निकलेगा तो वो आपको आएगा बाहर में, कॉमन लेके कैलकुलेशन जब कीजिएगा तो दोनों में कॉमन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाय आर क्यूब कॉमन है। रूट के अंदर जो है वो आएगा आपको यहाँ 2 cos थीटा का होल स्क्वायर और प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, यानी ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाय आर क्यूब और रूट में 2 के स्क्वायर क्या हो गया 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। 4 cos स्क्वायर थीटा हम 1 cos स्क्वायर इसको दे दीजिए, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाय आर क्यूब रूट अंडर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 cos स्क्वायर, अगर इसको देंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर क्या आता है 1। तो ये जो है आपको फाइनल रिजल्ट हो गया किसी भी स्थिति में उत्पन्न तीव्रता के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाय आर क्यूब रूट अंडर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसमें कंडीशन 2 होता है, एक जब अक्षीय स्थिति में हो और जब निरक्षीय स्थिति में हो। तो लिख देते हैं केस इसमें 2 ले लेना है। जब थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा 0 होता है तो ये P बिंदु आ जाएगा यहाँ पर, सीधा हो जाएगा, अक्षीय स्थिति हो जाता है। तो थीटा 0 बिठाएंगे तो E का मान क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाय आर क्यूब रूट अंडर 3 cos स्क्वायर 0 प्लस 1। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाय आर क्यूब रूट अंडर cos 0 को मानता है 1, 1 गुना 3, 3 जोड़ 1 4, 4 का वर्गमूल हो गया 2, यानी ई बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाय आर क्यूब। ये अक्षीय स्थिति हो गया। यही बात जब केस लेंगे सेकेंड, जब थीटा 0 लिए तो ये कहानी हो गया, अक्षीय स्थिति में उत्पन्न तीव्रता यही होता है। जब केस सेकेंड लेंगे, जब थीटा लेंगे 90 डिग्री, तो थीटा 90 देंगे तो क्या कहानी होगा बोलिए। केस सेकेंड लिख दीजिए, थीटा जब 90 देंगे तो यहीं पर 90 दीजिए, नहीं देखिए 90 दीजिए, cos 90 होता 0, ही खत्म हो गया। तो यहाँ बन गया 1 से गुना करना है तो क्या बन गया, ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाय आर क्यूब। तो ये कहलाया आपको निरक्षीय स्थिति। जब 90 डिग्री लेंगे तो निरक्षीय स्थिति, और जब 0 डिग्री लेंगे तो अक्षीय स्थिति। तो आराम से लिख लीजिए, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। अगर आप किसी भी स्थिति को दिमाग में रखते हैं तो आपको अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति दोनों कंट्रोल रहेगा। एग्जाम में अक्षीय पूछे या निरक्षीय पूछे, आपको यही बना देना है। और इसमें आप तो दोनों केस ले लीजिएगा। केस फर्स्ट, जब थीटा बराबर 0 डिग्री
तो 0 डिग्री होता है अक्षीय स्थिति, और केस सेकेंड जब थीटा 90 डिग्री वो कहलाता है निरक्षीय स्थिति। अब जो है यहाँ पर दोनों के बीच का एंगल भी निकाल लेते हैं। अगर हमको एंगल निकालना रहेगा तो बोलिए क्या होगा, तो टेन अल्फा, टेन थीटा होता है लंब बटा आधार, तो ई लंब तो ये हुआ, इसका पैरेलल ये है, तो यानी ई थीटा लंब, अब बटा में आधार कौन, तो ई आर। नहीं समझे बात, ये इसका पैरेलल है, तो ये अगर ई थीटा तो ये भी ई थीटा होगा। तो टेन अल्फा बराबर ई थीटा का मान हम क्या निकाले थे, तो ये निरक्षीय स्थिति कहलाया। तो वो स्थिति में आपको पी चेंज हो जाएगा पी साइन थीटा में, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट पी साइन थीटा अब बटे में आर क्यूब, और ई आर हो गया अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति में पी चेंज हो गया पी कॉस थीटा, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट पी कॉस थीटा नहीं 2p कॉस थीटा बटे में आर क्यूब। तो कैंसिल आउट जब कीजिएगा तो रिजल्ट जो आपका आएगा वो देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, सुंदर क्वेश्चन है। टेन अल्फा बराबर काट दीजिए, काटने के बाद आएगा 1/2 टेन थीटा, ठीक है, 1/2 टेन थीटा, या अल्फा बराबर टेन इनवर्स, टेन उठ के इधर आएगा टेन इनवर्स 1/2 टेन थीटा। तो ये जो है आपको ये एंगल हो गया। अगर निकालने कहेगा तो निकाल देना है, नहीं निकालने कहेगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये आपको रिजल्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन यह है कि समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण ज्ञात करो। यह क्वेश्चन 2 पार्ट्स में पूछता है। समरूप विद्युत क्षेत्र होता कैसा है, जिसमें बल रेखा एक दूसरे के समांतर और समान दूरी पर होता है। जैसे ये जो हम खींच रहे हैं ये एक दूसरे के समांतर है और समान दूरी पर है, तो ये क्या कहलाएगा, समरूप विद्युत क्षेत्र, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि समरूप विद्युत क्षेत्र में बल रेखा खींचो, तो आपको इस प्रकार से खींच देना है, आपको मार्क्स मिल जाएगा। ये हो गया आपको समरूप विद्युत क्षेत्र। समरूप विद्युत क्षेत्र में क्या होता है, बल रेखा एक दूसरे के समांतर होता है और समान दूरी पर होता है, ठीक है। ये दिमाग में रखिएगा, क्वेश्चन का कंसेप्ट समझिए। समरूप विद्युत क्षेत्र में यानी सभी जगह विद्युत क्षेत्र क्या है, समान है, और वो मान लीजिए आपको ई है, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला, ये मान लीजिए कोई विद्युत द्विध्रुव हम रख लिए, ये आपको विद्युत द्विध्रुव हुआ, यहाँ पर माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश, और इस विद्युत द्विध्रुव का नाम हम ए बी दे देते हैं, ठीक है। इस पर जो बल लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा, और इस पर जो है इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि प्लस में अगर इधर लगता है तो माइनस में इधर लगेगा, ठीक है। तो किसी क्षण मान लीजिए ये विद्युत द्विध्रुव जो है इस क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता है। तो मान लीजिए ऐसा करके हम लंब डाल दिए, और ये जो कोण हो गया ये थीटा हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये हम एम मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है वो 12 होता है। आवेश Q है, विद्युत क्षेत्र E है, तो बल जो है F बराबर QE होगा। इधर भी बल F बराबर QE होगा। इधर माइनस है तो इस डायरेक्शन में होगा, इधर प्लस है तो इस डायरेक्शन में होगा। चित्र बन गया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछता है 2 मार्क्स में, ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, 2 मार्क्स में पूछता है, अच्छा समझिएगा, और सुंदर क्वेश्चन है, ठीक है। समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण ज्ञात करो। तो अब जो है इस चीज को हम थोड़ा सा भाषा में लिखेंगे। माना कि ए बी एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल है जो किसी क्षण क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता है, किसी क्षण क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता है, ठीक है। हमको बल आघूर्ण निकालना है। बल आघूर्ण की परिभाषा से, बल आघूर्ण की परिभाषा से, बल आघूर्ण को टॉ से नोट करते हैं। टॉ बराबर बल आघूर्ण वेक्टर राशि है, तो टॉ बराबर ऐसे अभी वेक्टर देना ने बल गुना लांबिक दूरी, बल गुना लांबिक दूरी, लांबिक दूरी, ठीक है। तो टॉ, इसको टॉ बोलते हैं। बल कितना, तो एफ, लांबिक दूरी हुआ ये,
लंबिक दूरी हुआ, जो लंब डाले वो होता है लंबिक दूरी। तो ये 2l है, ये लंब है, तो 2l का लंब डायरेक्शन में वियोजन होगा तो साइन लगेगा, आधार के डायरेक्शन में वियोजन होगा तो कॉस लगेगा। तो ये जो लंबाई होगा वो हो जाएगा 2l साइन थीटा। तो लंबिक दूरी क्या हो गया 2l साइन थीटा। ठीक है, या टॉ बराबर हम क्या लिख देंगे, एफ का मान क्या बिठाएंगे तो QE गुना में 2l साइन थीटा। लिख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, लिख लिए, वीडियो को रोक करके लिख लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। या टॉ बराबर Q गुना 2l होता है P, Q गुना 2l क्या होता है P आ E आ साइन थीटा। टॉ बराबर क्या हो गया PE साइन थीटा। ठीक है, चूंकि वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B होता है AB साइन थीटा, इसीलिए अगर इसको वेक्टर के रूप में बदलेंगे तो वेक्टर टॉ बराबर वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। ठीक, तो ये जो मान जो देख रहे हैं ये बल आघूर्ण के लिए मान हो गया, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, क्योंकि वेक्टर टॉ बराबर क्या होगा तो वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E होगा। अब कंडीशन यहाँ पर उठता है कि बल आघूर्ण का महत्तम मान कितने डिग्री कोण पर होगा, बल आघूर्ण का महत्तम मान कितने डिग्री कोण पर होगा और न्यूनतम मान कितने डिग्री कोण पर होगा। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा, साइन थीटा का महत्तम मान होता है 1, ठीक है, जो कि होता है 90 डिग्री पर। तो बल आघूर्ण का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, इसका मान अगर हम 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, बल आघूर्ण का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा PE कितना पर तो 90 डिग्री पर। ठीक है, 90 डिग्री पर बल आघूर्ण का मान मैक्सिमम होगा। अब बल आघूर्ण का मिनिमम मान किस पर होगा, तो बल आघूर्ण का मिनिमम वैल्यू, तो दिमाग में रखिएगा, साइन का मिनिमम वैल्यू होता है -1, मैक्सिमम होता है 1 और मिनिमम क्या होता है -1। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा टॉ बराबर माइनस PE। अब कितने डिग्री कोण पर होता है 270 डिग्री पर, कितने डिग्री होता है 270 डिग्री पर होता है, दिमाग में रखिएगा। ठीक, अच्छा क्वेश्चन था और ध्यान से पढ़िए, ऑल द बेस्ट। तो ये चैप्टर आप लोग का पहला चैप्टर खत्म हो चुका, कल जो है आप लोग को नेक्स्ट सेकेंड चैप्टर शुरू होगा और सेकेंड चैप्टर में जो है आप लोग को पूरा आनंद आएगा, क्योंकि उस चैप्टर में आप लोग को जो है पढ़ने के लिए मिलेगा गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय चैप्टर है, गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम के बारे में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग ध्यान से पढ़िए और अच्छा से मार्क्स लाइए, हम लोग का दुआ है। ऑल द बेस्ट। अगर चैनल पर नए आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ लेते हैं इस चैप्टर फर्स्ट का, क्योंकि ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है, तो कुछ न्यूमेरिकल पढ़ लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में आता भी है। तो देखते हैं और न्यूमेरिकल आपको क्लियर करवाएंगे भी। अभी आपको कुछ न्यूमेरिकल करवाते हैं। जैसे एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है। कोई चालक है जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या जो वो कितना है 500 है और कितना कमी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है 500 है और वो क्या है कम है। किसी चालक को 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो कहता आवेश की मात्रा बताओ, प्रकृति बताना है। तो आवेश की मात्रा यानी क्यू निकालना है और उसका नेचर बताना है, यानी प्रकृति कैसा है। ठीक है, उसका प्रकृति जो है वो कैसा है, वो धनावेशित होगा कि ऋणावेशित होगा। तो बताओ, जब कमी होगा, इलेक्ट्रॉन का कमी होगा तो वो धनात्मक होगा और इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगा तो वो ऋणात्मक होगा। तो किसी चालक में 500 इलेक्ट्रॉन कमी है तो आवेश की मात्रा और प्रकृति बताना है। तो बच्चों एक फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है, Q बराबर NE होता है। Q का फॉर्मूला क्या होता है, NE होता है। और N क्या चीज़ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और E क्या है, मूल आवेश है, जिसका मान 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम होता है। ये ब्रेन में आपको रखना है। और N जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, हमको चार्ज निकालना तो Q बराबर हो गया NE। तो N कितना है तो 500 गुना में E कितना है तो 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम। ठीक।
ठीक है। तो Q बराबर 500 को हम 5 गुना 10 के पावर 2 गुना 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलाम लिख सकते हैं। और अगर इसको सॉल्व करें तो 1685 8.0 गुना 10 का पावर -19 में 2 जोड़ दीजिए -17 कूलाम। तो ये आपको आवेश निकल गया। Q बराबर 8.0 गुना 10 का पावर -17 कूलाम। ठीक है, तो बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी चालक पर जो है, लिख लीजिए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक पर जो है वो आपको 2.4 गुना 10 का पावर -18 कूलाम आवेश है। ठीक है, Q बराबर 2.4 इंटू 10⁻18 कूलाम है। इसमें कहता है इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है। ठीक है, और क्या कहता है, ऋण आवेश। ये क्या है, ऋणात्मक ऋण आवेश। ऋण आवेश जब भी होगा तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगा, और धन आवेश जब भी होगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। और एक फॉर्मूला था Q बराबर NE, ये आवेश का क्वांटम रंग फॉर्मूला है, बता चुके हैं पहले भी। और N बराबर होता है Q/E। आप वीडियो सब देखिए, आपको टोटल कंट्रोल हो जाएगा। यह N बराबर Q का मान कितना है, तो 2.4 इंटू 10⁻18। अब बाय में E का मान 1.6 गुना 10 का पावर -19। ठीक है, दशमलव उड़ा दो, 24/16, 10 के पाई -19 ऊपर गया, -18 + 19, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 3/2 गुना 10, 2 पंच 10, 3 5 15 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो थैंक यू बंधु, आप लोग ध्यान से देखिए वीडियो। ऑल द बेस्ट।